तो अगर पहले हम कहते हैं कि चलो 80% अपना एसेट एलोकेशन इक्विटीज में करो, तो अब शायद वो मोर बैलेंस्ड हो जाएगा 50%। तो एक तो ये ऑल्टरनेटिव आ गया है। और सेकेंडली मुझे लग रहा है कि इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग, अगर हम 6% पे भी 6.5% भी ग्रो करते हैं तो स्टिल अर्निंग्स ग्रोथ जो है अभी भी 15% तक आ जाएगी फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स। ये कंसिस्टेंट एस्टिमेट्स हैं और इसमें मूविंग पार्ट्स काफ़ी हैं। कभी अर्निंग्स ग्रोथ कमोडिटीज़ की वजह से आती है, कभी अर्निंग्स ग्रोथ बैंकिंग सेक्टर की वजह से आती है, लेकिन निफ्टी लेवल पे देखें या मार्केट लेवल पे देखें 15% अर्निंग्स ग्रोथ आ जाती है टिपिकली, एज लॉन्ग एज द मार्केट ग्रोज बाई जीडीपी ग्रोज बाई 6.5%। तो मेरे ख्याल से ग्रोथ मेरे ख्याल से स्ट्रक्चरली है इंडिया में। वैल्यूएशंस जो है वो फ्लक्चुएट कर रही हैं और इसमें मेरे ख्याल से काफ़ी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। बट अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म है तो मेरे ख्याल से इतना परेशान होने वाली बात नहीं है। इतनी पेसिमिज्म जो मैं सुन रहा हूँ ये अभी, उतनी पेसिमिज्म लॉन्ग टर्म के लिए ज़रूरी नहीं है। मतलब यहाँ थोड़ा बुरा वक्त है, निकल सकता है। बिल्कुल। अजय सर, मुझे एक चीज़ समझाइए, आपके जो मार्केट का अप्रोच है उसमें मुझे एक चीज़ ये समझाइए, जिससे हम लोग बहुत मोटे मोटे नंबर देखते हैं ना, हमारे दर्शकों को समझ में भी आए कि आप ऑटो सेल्स के नंबर देखिए, एविएशन की इंडस्ट्री की हालत देखिए, फ्लाइट में टिकट नहीं मिलता इतने महंगे, होटलों में जाइए तो लाइन लगी है, मतलब मंडे टू फ्राइडे में भी लाइन लगी हुई है, वीकेंड की तो बात ही छोड़िए आप। मॉल्स में जाइए तो रियल एस्टेट के दाम भयंकर बढ़ रहे हैं और बड़ी बड़ी कंपनियां लोन प्रीपे कर रही हैं विद इंटरेस्ट। ये क्या ये डिस्कनेक्ट है क्या, या ये पिक्चर सही नहीं है इकोनॉमी की? अजय सर अपने को अनम्यूट करिए सर प्लीज। हाँ, देखिए, कोई डिस्कनेक्ट नहीं है बाजार के अंदर में। हर बाजार के अंदर में कुछ सेक्टर अच्छे चलेंगे, कुछ खराब चलेंगे। आज की तारीख में होटल सेक्टर ले लीजिए, बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रहा है, उसके अंदर आपकी इक्विटी इन्वेस्टमेंट है तो आपको चिंता की सोचने की जरूरत नहीं है। चाहे एयरलाइन सेक्टर है, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है, बहुत बेहतरीन चल रहे हैं। कमोडिटी सेक्टर दाम गिर गए हैं, कैश फ्लो बहुत बेहतरीन। तो हर बाजार के अंदर में कोई ऐसा सेक्टर जरूर मिलेगा आपको जहां पे आप अपना सेफली इन्वेस्ट कर सकते हैं। प्रॉब्लम आ रही है कि जो हमारे जो स्टॉक्स थे, जनरली स्पीकिंग, चाहे ऑटो ले लीजिए, ग्रोथ ठीक है, लेकिन पीज उनकी इतनी ज्यादा थी कि उनको अब उस पी को जस्टिफाई करना मुश्किल हो जा रहा है। एक ये माहौल। दूसरा माहौल, फ्रेश इक्विटी जो पैसा आना चाहिए वो नहीं आ रहा है, क्योंकि मार्केट के अंदर में कॉन्फिडेंस नहीं है कि इसमें रिटर्न आ सकती है बाजार के अंदर में। जैसे मैंने कहा, बाजार के अंदर में कई सेगमेंट ऐसे हमेशा रहेंगे। जैसे आपने एक साल पहले केमिकल्स को देखा, क्या बढ़ा हुआ और उसके बाद में कम हुआ। अब देखेंगे आपके कमोडिटी थोड़ा गिरे, लेकिन अब भी आप डिविडेंड रिटर्न खा रहे हैं। हॉस्पिटल सेक्टर बढ़ता जाएगा। तो जो मार्केट की अब ट्रिक आ गई है वो ये है, जो कई साहब ने कहा कि लंबा इन्वेस्टमेंट करिए। मार्केट कहती है आपको कि आप लंबा मत सोचिए, आप सोचिए हर इंडस्ट्री एक साइकिल में है और उस साइकिल के टॉप पे आपको निकलना है और उसको आपको प्रॉफिट बुक करना है। तो ये जो माहौल है, चाहे आज का ले लीजिए, चाहे ग्रोथ का ले लीजिए, चाहे लेस ग्रोथ का ले लीजिए, इन्वेस्टर्स के लिए प्रॉफिट बुक करना बहुत जरूरी है। इस माहौल में भी आपको शेयर बहुत मिलेंगे जहां पे रिटर्न आपको अच्छी आएगी। कोई आपको इतना, आपने सही कहा सर ने कि पेसिमिज्म का इतना फायदा नहीं है, बट ट्रिक ये है कि अपना प्रॉफिट निकालिए मार्केट से। 5 साल 7 साल वाली थ्योरी अब फेल हो गई है। आपने देखा 5 साल पहले एचडीएफसी बैंक क्या था, आज वहीं बैठा हुआ है। आपकी रिटर्न 0.2 आई है, थोड़ा बहुत डिविडेंड आया आपको। कमोडिटी स्टॉक सिर्फ एक ऐसा कैटेगरी है जो आपको कंसिस्टेंट डिविडेंड देके आपके रिटर्न को एक्सपैंड करते हैं। बाकी कोई भी सेक्टर को आपको प्रॉफिट इन कैश करना पड़ेगा। वो अगर आपके मन में है कि बस मैंने मार्केट में रहना है तो मुझे इन कैश करना है, आप किसी भी मार्केट में एंट्री कर सकते हैं। अगर आपका प्लान है कि मैं 3 या 5 साल तक रहूंगा, तो इट डज नॉट मैटर कब आप इन्वेस्ट करेंगे, आप रिटर्न लेके नहीं जा सकते मार्केट से। तो पैराडाइम है शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुकिंग, इंडस्ट्री साइकिल। थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी आपको। वो पुराना जमाना चला गया कि रखे रहिए, चाहे नेस्ले को रखते रहते, अब उसका दाम 5 साल से ऑलमोस्ट सिमिलर चल रहा है। तो ट्रिक ये है, हर बाजार हर माहौल में आप सेक्टर को चूज करिए और उसको प्रॉफिट बुक करने की आपको क्षमता होनी चाहिए। ये बहुत जरूरी है। बाकी जैसे सही कहा, पेसिमिज्म की जरूरत नहीं है। थोड़े से रिटर्न आने मुश्किल हो रहे हैं तो उसके लिए घबराइए मत, थोड़ी मेहनत ज्यादा करिए। अच्छा, कितना खर्चा होगा 2023 में? आप ये देखिए, 2014 में लोकसभा इलेक्शन में 30-35 हज़ार करोड़ रुपये खर्च हुए थे, फिर इसका डबल हुआ है 2019 में। अब उसका डबल अगर हम ना करें तब भी मेरा अंदाज़ा, रफली एक एस्टिमेट हम लोग पढ़ रहे थे कि कम से कम 1 लाख करोड़ रुपए तो सिर्फ यूनियन इलेक्शन पे खर्च होंगे, 23 के मध्य से लेकर के 24 की मई तक। ये एक एडिशनल वन ऑफ एक्सपेंडिचर है जो एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर होता हुआ दिखेगा। इसके अलावा जो आपने कैपेक्स को कहा, तो ठीक है, उसमें से हम 50% मान लेते हैं कि वो बहुत ही
ऐसे इलाकों में होगा जिसका बहुत पैसा मूव होके नहीं आएगा, लेकिन उसके अलावा बहुत सारे खर्चे होते हुए दिखेंगे। तो क्या ये इतना जो एक्सपेंडिचर हो रहा है, जितनी बहनसी दिख रही है मार्केट में अजय सर, तो ये फील करने के लिए नाकाफी होगी क्या? नहीं, देखिए, जैसा मैंने कहा कि आपको ग्रोथ देखना पड़ेगा। पिछले साल भी तो खर्चे हुए कुछ। इस साल के खर्चों में आमदनी में एक सबसे बड़ी जो कमी आएगी वो आएगी आपके एक्सपोर्ट की आमदनी से। चाहे आपने 1 लाख खर्चा कर लिया, अगर आपके एक्सपोर्ट 10 बिलियन से गिर गए नीचे, तो वो बराबर हो गया स्कोर। तो इसलिए आपको दिखेंगे कि मार्केट के अंदर में, कंपनीज के अंदर में जो सेल कर रहे हैं, डोमेस्टिक में शायद इतना नुकसान नहीं है। एक्सपोर्ट में कॉटन टेक्सटाइल ले लीजिए, कितना बढ़िया एक्सपोर्ट करते सारे, सबका ऑलमोस्ट ग्रोथ 0 पे आ गई है। तो आप डोमेस्टिक को लीजिए और इंटरनेशनल को जरूर साथ में लीजिए, तब देखिए कि इनकम इंडिया में क्या आ रही है। और वहां सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि एक्सपोर्ट की इनकम इंडिया में नहीं आ रही है। सरकार की पॉलिसी है कैपेक्स की, ना कि कंज्यूमर ग्रोथ की। तो दोनों जगह से कंज्यूमर ग्रोथ डबल वैमी हो रही है, और उसी लिए बार बार होती है कि हम कैपेक्स क्यों नहीं होता प्राइवेट सेक्टर में। भाई, डिमांड होगी तो हम आपको कैपेक्स करेंगे ना। अगर आप दंत मंजन खरीदेंगे लोग ज्यादा, तो हम लगाएंगे ना फैक्ट्री। अगर उसके लिए नहीं आ रहा है पैसा, तो क्यों कोई फैक्ट्री लगाएगा। तो आप ये समझ लीजिए कि सरकार की जो इकोनॉमिक पॉलिसी है, वो उसका क्या एंड में किसको बेनिफिट आएगा ये देखना पड़ेगा। बट आज की तारीख में वो कंज्यूमर कंजम्पशन को नहीं बढ़ावा दे पा रही है, और सबसे बड़ा होल वहीं पे है कि अगर कंजम्पशन नहीं बढ़ा पाएंगे आप, अगर 80% देश की पॉपुलेशन को आपको सब्सिडी देनी पड़ती है फूड ग्रेन के लिए, तो समझ लीजिए कि हमारी कंजम्पशन पॉपुलेशन कितनी छोटी है। तो इसलिए मैक्रो में इतना मत जाइए, माइक्रो देखिए कि 80% लोग तो खाना नहीं खा पाते हैं, तो वो कंजम्पशन क्या करेंगे। बाकी 20 में से 2, 4, 5% है जो इस इकोनॉमी को चला रहे हैं। वो कब तक चलाएंगे, देखने की बात है। तो काफी हद तक गवर्नमेंट पॉलिसी भी जिम्मेदार है हमारी आज की स्लो ग्रोथ की। अगर वो चेंज होती है इलेक्शन ईयर में, तो उससे फायदा हो सकता है। बट अब तो बजट भी आ चुका है, अब तो मुश्किल है। कंजम्पशन के बिना मार्केट नहीं चल सकती। गौरांग सर, बजट में प्रोविजन किए गए, कुछ पैसा लोगों के हाथ में बचे, टैक्स में कुछ किया गया, कुछ ऐसे उपाय किए गए जिससे लोगों की डिस्क्रिशनरी इनकम भी बढ़ेगी, और सरकार ने अपने डेफिसिट को भी कंट्रोल किया। ये एक पहलू है। दूसरा मैं आपसे ये समझना चाह रहा था कि जो कंजम्पशन लेड स्टोरी, इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन एक चीज़ में टच करना चाह रहा था कि क्या आपको ऐसा लगता है कि फंड हाउसेस जो हैं वहाँ पे जो निवेशक है इक्विटी म्यूचुअल फंड में खास तौर पे, या इक्विटी में थोड़ा सा वो संकोच कर रहा है, पीछे हट रहा है, उसको एक झिझक सी है, या हालांकि नंबर्स अभी भी वो 14,000 करोड़ का मेंटेन्ड है, या अभी भी लगता है कि नहीं उसमें कोई दिक्कत नहीं, हालांकि पीएमएस में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है? तो नीरज भाई देखिए, भारत ऐतिहासिक तौर पर खपत से चलने वाला देश है, और इतनी बड़ी जनसंख्या है हमारे पास, और खपत को लेकर के महंगाई के समय में जो चॉइस होगी वो थोड़ा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अगर आप हाई एंड लग्जरी गुड्स इस्तेमाल करते हैं तो आपको डाउन द ऑर्डर आना पड़ेगा। लेकिन क्या खपत पूर्ण तरीके से बंद हो जाएगी, ऐसा हमें नहीं लग रहा है। और ये जो एफएमसीजी क्षेत्र का आप जिक्र कर रहे हैं, उसको हमारी जो बुनियादी तर्क के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर जो कंपनियां हैं, उसमें से करीबन 7 या 8 कंपनियां एफएमसीजी क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं। और एक जो थोड़ा बहुत डर या भय आप कह सकते हैं, जो अनुमान बारिश को लेकर के हैं, क्योंकि भारत की सबसे ज्यादा आबादी जो है वो कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई है, और अगर बारिश में थोड़ी बहुत कमजोरी दिखाई दी, या फिर जो अनुमान है उसके नीचे के तरफ के आंकड़े आए, तो शायद जो मांग ग्रामीण और मध्यम ग्रामीण भागों से आती है, वहां पर थोड़ा बहुत नीचे की तरफ का आंकड़ा दिख सकता है। तो एफएमसीजी क्षेत्र मेरे ख्याल से स्पॉटलाइट में रहेगा हमारे तरफ से, और हम वहां पर धीरे धीरे करके खरीदारी की भी राय दे रहे हैं। जहां तक रहा सवाल एक निवेशक का कि वो क्या सीधा इक्विटी मार्केट में आता है या फिर वो म्यूचुअल फंड के द्वारा आता है, तो हम हमेशा यही राय देते हैं कि आप किसी भी तरह से जाए, या डायरेक्ट जाए या म्यूचुअल फंड के थ्रू जाए, आप पूरी ताकत लगा करके एक ही समय पर निवेश मत कीजिए। आपके पास समय आएगा, बाजार आपको ऐसे मौके देगा कि आप अपनी जो पूंजी निवेश करना चाहते हैं वो आप कर सकेंगे। तो किश्तों में धीरे धीरे करके अगर आप निवेश करते हैं, गिरावट पर धीरे धीरे करके अच्छी कंपनी, मजबूत कंपनी, सक्षम मैनेजमेंट वाली कंपनियों में, जहां पर कारोबार की रणनीति आने वाले भविष्य में सक्षम और मजबूत है, तो मुझे नहीं लग रहा है कि आपको किसी भी तरह की निराशा होगी, बशर्ते कि आपका नजरिया लंबी अवधि का। ओके, तो एफएमसीजी को हम थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करें, क्योंकि मैं 2 एक रिपोर्ट्स का जिक्र कर रहा था, जिन रिपोर्ट्स पे ये दिखा रहा है कि
रूरल इलाकों में और छोटे शहरों में चक्का घूम गया है, जो कोविड के दौरान बुरी तरीके से बिगड़ गया था। ब्रेक के बाद इस पर बातचीत होगी कि सेक्टोरली क्या एफएमसीजी एक सेक्टर ऐसा होगा जो 2023 में सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाएगा। उसके अलावा और भी उठा सकते हैं क्योंकि रूरल इकोनॉमी से जुड़े हुए सेक्टर, लेकिन क्या ये एक ऐसा सेक्टर जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठा सकता है? ब्रेक के बाद इस पर चर्चा करेंगे।